नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात उस संकल्प की जो नए भारत की बुलंद तस्वीर को दुनिया के सामने रखने के लिए लिया गया। रण क्षेत्र में बात आज उस चेहरे की जिसके लिए देश को आगे ले जाना ही उसका मिशन बन गया। 11 साल बीत गए। 11 साल पहले जब देश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बतौर प्रधानमंत्री मुहर लगाई थी, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ एक वादा जुड़ा था और देश की जनता के साथ विश्वास जुड़ा था। वायदा उस विश्वास को पूरा करने का जिसमें समावेशित विकास सम्मिलित था। वो विकास, वो रफ्तार, वो गाथा, वो मिशन बदस्तूर जारी है। और अब तो संकल्प ले लिया गया है सीधे तौर पर भारत को दुनिया के सामने, दुनिया के पटल पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने का। और ये संकल्प ही दरअसल नए भारत का वो चेहरा बन चुका है जिसमें राष्ट्रवाद ही आत्मसात कर, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को आत्मसात कर एक नया नैरेटिव गढ़ दिया गया। और वो नैरेटिव सीधे सीधे देश, राष्ट्र और धर्म से जुड़ गया। मोदी आज भी मिशन पर 11 साल पूरे हो चुके हैं। 11 साल पूरा होने पर मोदी 3.0 का 1 साल पूरा हुआ। और अगर 2014 से देखें तो आज तक 11 साल पूरे कर लिए हैं मोदी सरकार ने। और इन 11 सालों में किस तरीके से भारत बदला, किस तरह से नई योजनाओं के माध्यम से, नई पहलुओं के माध्यम से देश को सशक्त बनाने के लिए, देश को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए, देश के अंदर की राष्ट्रवाद की भावना को जज्बात देने के लिए कैसे कैसे आधार तैयार किए गए, कैसे कैसे महिलाओं को लेकर, यानी आधी आबादी की सशक्तिकरण की बात तो होती रही, लेकिन बातों से नहीं, योजनाओं से किस तरह से उसे अमली जामा पहनाया गया। आधी आबादी ने कैसे अपनी उपस्थिति दुनिया में, अपने दुनिया भर के मंचों पर दर्ज करा दी, भारत के नाम को आगे लेकर गई। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो चुनौतियां बनकर सामने आए थे। लेकिन विश्वास क्योंकि जुड़ा हुआ था 140 करोड़ जनसंख्या का, और यही वजह रहा कि 140 करोड़ जनता का जो विश्वास था वो आज तक बरकरार रहते हुए मोदी अब भी मिशन पर आगे चल रहे हैं। आज क्योंकि 11 साल पूरे हो चुके हैं और इन 11 सालों में उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड बीजेपी देश के सामने लेकर आ रही है। जेपी नड्डा साहब ने साफ तौर पर कहा कि परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की ये कहानी है, लेकिन ट्रांसफॉर्म की ये कहानी कई चुनौतियों से होकर गुजरी है। उन चुनौतियों का भी आज हम जिक्र करेंगे रण क्षेत्र में। लेकिन क्योंकि आज एक बड़ा दिन है, मोदी सरकार जब देश के सामने, दुनिया के सामने रिपोर्ट कार्ड लेकर आई, तो विपक्षी जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना ही जानते थे, जो जानते ही नहीं थे कि राजनीति का कोई सांस्कृतिक बदलाव भी हो सकता है, आज उन्हीं उपलब्धियों को, इस रिपोर्ट कार्ड को महज एक इवेंट कराते रहे हैं। क्या ये डर है या वास्तव में सवाल बड़ा है कि जो लोग 20 सालों का हिसाब मांग रहे हैं, 10 साल पहले ही जनता ने उन्हें नकार दिया है। और क्या वजह रही कि बीते 10 सालों से जनता, देश उन पर भरोसा नहीं जता पा रहा है, उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में क्या ये सवाल महज राजनीति के केंद्र बिंदु बनने का प्रयास तो नहीं है? ये तमाम बातें आज होंगी। 40 मिनट में हम इन 11 सालों पे किस तरह से एक बड़ा बदलाव आया और इस बदलाव ने क्या राजनीति करने का तरीका भी बदल दिया, क्या राष्ट्रवाद को एक नया चुनावी नैरेटिव बना दिया, ये तमाम सवाल भी होंगे। और सवाल पूछते विपक्ष के उन ज्वलंत मुद्दे भी होंगे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्या काम पूरा हुआ है, उन पर भी चर्चा होगी, खुलकर बात करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि भी जुड़ेंगे, लेकिन उनसे पहले आपके सामने वो विशेष रिपोर्ट जो ये कहती है कि 11 सालों में किस तरह से भारत बदला और बदलाव की इस राह पर अभी भी मोदी मिशन पर है। 2014 एक वादा था बदलाव का। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2019 एक विश्वास था विकास का। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और अब साल 2024 यह है संकल्प भारत को विश्व गुरु बनाने का। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। दिल में देशभक्ति का भाव और कंधों पर 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का भार लेकर गुजरात की धरती से निकले नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति के प्रतिनिधि भी हैं। 24 साल में 7 बार शपथ लेकर मोदी ने सिर्फ सत्ता नहीं, जनता का विश्वास जीता है और वही विश्वास है मोदी 3.0 की नींव। दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के तीसरे काल का पहला वर्ष पूरा हुआ है। ये पहला साल उपलब्धियों से भरा हुआ है और खेती की दृष्टि से मैं देखूं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, नीति और कार्यक्रमों का प्रभाव है कि 4th तिमाही में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5.4% रही है। भारत विश्व गुरु बने, विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। और ये अगर उद्दिष्ट अगर हमको पूरा करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी। माननीय मोदी जी ने जो 11 साल में काम किया है, इससे पहले इस देश में कभी नहीं हुआ था। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, हर सेक्टर में माननीय मोदी जी का क्लीन इंडिया से लेके फिट इंडिया तक, क्लीन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड एंड फिट इंडिया, इस तरह के कार्यक्रम करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। माननीय मोदी जी की पूरे कैबिनेट का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में हमने उनकी 11 साल की झलक लोगों को दिखाई है। देखिए, 11 साल तो 1100 साल के बराबर। जितना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्षों में देश का विकास हुआ, गरीब का विकास हुआ, किसान का विकास हुआ, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, देश सामरिक दृष्टि से शक्तिशाली हुआ और 27 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में फंसे थे, वो बाहर निकले। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। हम विदेशों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहते थे पहले, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब कहते हैं कि 11 साल बेमिसाल रहे, तो यह सिर्फ आंकड़ों की गिनती नहीं, बल्कि यह उन नए भारत का रिपोर्ट कार्ड है, जहां विकास का वचन और नेतृत्व की नीयत दोनों पर जनता ने मुहर लगाई है। नोटबंदी और जीएसटी से आर्थिक पारदर्शिता आई, 370 और 3 तलाक हटाकर सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त किया गया। महिला आरक्षण, स्वच्छ भारत, वक्फ संशोधन और डिजिटल इंडिया से नया आत्मविश्वास पैदा हुआ और राम मंदिर का सपना अब संगमरमर की सच्चाई बन चुका है। आज विकास के साथ बिहार ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूत की है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि देश आज मजबूत और निर्णायक हाथों में है। लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। और आपको मालूम है
कि उनके ठिकाने, टेररिस्टों के ठिकाने और उनके एयरबेस सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि करीब 11 साल पहले देश की राजनीतिक संस्कृति सिर्फ तुष्टीकरण और समाज को विभाजित करके अपनी सत्ता बचाने तक सीमित हो गई थी। कुर्सी बचाना ही राजनीति बन गई थी। लेकिन 2014 के बाद एक नया युग शुरू हुआ। यह सरकार रिपोर्ट कार्ड की राजनीति लेकर आई, जहां काम के आंकड़े जनता के सामने रखे जाते हैं, जहां वादों को पूरा करना ही असली चुनावी लड़ाई बन गई है। 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष अब भी तुष्टीकरण की राजनीति में उलझा है। कांग्रेस के खड़गे हो या सपा के अखिलेश यादव, ये वो नेता हैं जो विकास पर चर्चा नहीं बल्कि नफरत फैलाने की सियासत में माहिर हैं। जब देश आगे बढ़ रहा है तब ये लोग 20 साल का हिसाब मांगते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जनता ने 10 साल पहले ही उनका हिसाब चुकता कर दिया था। उनकी नीतियां झूठ की ताकत पे है। हम शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, खुद अमित शाह जी जो गृह मंत्री है खुद को चाणक्य कहते हैं, उनके जुमलेबाजी से। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है, और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी। विपक्ष की बौखलाहट इस बात का संकेत है कि देश की राजनीति अब नारे से नहीं प्रदर्शन से तय होगी, और यही बदलाव है 2014 के बाद का, जहां सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि जिम्मेदारी की राजनीति हुई है। मोदी सरकार ने साबित किया है कि सत्ता में बने रहना ही लक्ष्य नहीं बल्कि भारत को सक्षम, समृद्ध और सुरक्षित बनाना ही असली संकल्प है। विपक्ष जहां क्या किया पूछता है, मोदी सरकार क्या नहीं किया का रिकॉर्ड पेश करती है। जनता अब तक जानती है 11 साल बेमिसाल थे और आगे का रास्ता और भी रोशन है, क्योंकि देश को अब भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो 11 साल और 11 सालों में एक संकल्प, यानी सरकार ने संकल्प लिया भारत की नई तस्वीर प्रस्तुत करने का, और उस संकल्प में जब जनता का विश्वास जुड़ गया तो फिर वो तस्वीर उभरी जो आज दुनिया देख रही है। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। इस अग्निपथ पर अभी भी मोदी आगे बढ़ रहे हैं। मिशन अभी आगे है, विश्व गुरु भारत को बनाना है। अभी हम चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया के सामने हैं। ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1 वर्ष में ही तीसरे नंबर पर होंगे और प्रथम पायदान तक पहुंचना है। और इसीलिए ये तपस्या कठिन जरूर है, चुनौती भरी जरूर है, लेकिन क्योंकि जनता का विश्वास जुड़ा हुआ है, इसलिए इस चुनौती पर से भी ये सरकार और जनता मिलकर पार जरूर पाएगी। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष से भी सवाल है, जो लगातार सवाल पूछ रहा है मोदी सरकार से। उनसे पूछा जाना चाहिए, 10 साल हो चुके हैं, जनता ने आप पर भरोसा क्यों नहीं जताया? और अगर ऐसा है तो क्या विपक्ष का सियासी सूर्यास्त हो चुका है? ये तमाम सवाल और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज के मेहमानों का आपसे परिचय और स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे मृत्युंजय शर्मा जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं, तनुज दीक्षित साहब भी आज इस पैनल का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबके साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहती हूं, और वो तस्वीर जरा लेकर आइए। 2014, 19
और फिर 24 जब संकल्प लिया गया कि किस तरह से देश की जो ये तस्वीर है उसे बदलना है, जब संकल्प लिया गया कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये देखिए, ये वो 3 तस्वीरें हैं जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जनता ने एक विश्वास के साथ चुना। 14 में वायदा किया गया, लेकिन ये विश्वास जो वायदों को पूरा करने का था वो 19 तक बरकरार रहता है और 19 की ये कहानी 24 तक जाती है और ये कहा जा रहा है कि 24 की ये कहानी 29 तक भी जाएगी। लेकिन इन सब के पीछे क्या जिस तरीके से भारत आगे बढ़ा है, जिस तरीके से भारत का दुनिया में परचम अब लहरा रहा है, क्या इसी तरह से ये आने वाली तस्वीर भी बहुत खूबसूरत होगी या चुनौतियां भी बहुत सारी होंगी? इन्हीं तस्वीरों के साथ मृत्युंजय शर्मा जी, आपके साथ ही शुरुआत करती हूं क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत खास दिन है आज का। 11 साल पूरे हो गए, रिपोर्ट कार्ड रखा गया, जेपी नड्डा साहब ने कह दिया कि परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर ही आपकी सरकार ने भरोसा किया और उसी को आधार बनाकर आज 11 साल का ये सफर पूरा हुआ है। लेकिन विपक्ष तो अब भी आपसे सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि ये तो बस एक इवेंट है, ये रिपोर्ट कार्ड पेश करना, ये लोगों के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाना, ये बस एक इवेंट है और इवेंट से राजनीति नहीं होती। मृत्युंजय शर्मा जी। लावनी जी, आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। नमस्कार। लावनी जी, देखिए, सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जी का भारत के देश के प्रधानमंत्री बनना मेरे ख्याल में देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। आप सोच लीजिए, इनफैक्ट जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके 1 वर्ष पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, इतने वर्षों तक गुजरात को इतना एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में पेश किया और 2014 में भी जब वो प्रधानमंत्री बन के आए तो शायद ही किसी को लगा था कि वो प्रधानमंत्री बन के देश के पटल पर उभरेंगे। तो एक ऐसे व्यक्ति का जो समाज के सबसे निम्नतम, जो बोलते हैं बॉटम ऑफ पिरामिड से निकलकर देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो कितने बड़े लोकतंत्र की जीत है आप देश की, ये सबसे पहले सोचिए। इस चीज को सबसे पहले पचा नहीं पाते हैं विपक्षी दल के जितनी भी पार्टियां हैं, क्योंकि जितनी भी पार्टियां, एक कम्युनिस्टों को छोड़ दे तो ये सारी पार्टियां परिवार आधारित पार्टियां हैं। इन्होंने आज तक कभी देखा ही नहीं है किसी एक नए नेता को जमीन से निकलकर तो सबसे उछले पायदान तक पहुंचते हुए। तो सबसे पहले तो एक जो रूल करने का इनका एक ये है कि हम ही रूल कर सकते हैं, उसको तोड़ा गया है। सबसे पहले जो कांग्रेस के परिवार को लगता था, समाजवादी परिवारों को लगता था कि हमें ही हक है रूल करने का, वो खत्म हुआ। दूसरा, पिछले 11 वर्षों में एक है अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। अगर हम हर वर्ष, सिर्फ इस वर्ष नहीं ना लीजिए, हर वर्ष जब भी सरकार का जितने भी वर्ष पूरे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे आती है और रिपोर्ट कार्ड पेश करती है कि हमने पिछले इतने वर्षों में क्या किया है। ये अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। पिछली सरकारों को भी ये करना चाहिए था, ना कि जब ये किया जाए तो इसको इवेंट का रूप दिया जाए। उसके बाद आते हैं, अगर ये इवेंट भी था तो सिर्फ और सिर्फ, अब नड्डा जी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, हमने सिर्फ फैक्चुअली बात करी, पॉइंट्स पे बात करी। हमने बात करी कि आवास 4 करोड़ लोगों को दिया, हमने बात करी कि उज्ज्वला 11 करोड़ लोगों तक पहुंचा और हर एक पॉलिसी और स्कीम से किस वर्ग को फायदा हुआ। महिलाओं के लिए हम रिजर्वेशन लेके आए। आप आज तक सिर्फ बात करते थे 70 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, हम 2014 में 10वें नंबर पे थे, आज चौथे हैं, फैक्ट है ये। लेकिन इकोनॉमी के अलावा भी लावनी जी वैसे रिफॉर्म्स जो सैकड़ों वर्षों से लंबित थे, जिस पर सिर्फ बातें होती थी और कभी पास होने की आशा भी नहीं थी, वो सारे पास हुए। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो सीए हो, अभी बात चल रही है यूसीसी पे, जितने भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे, सोचिए उसको हेड ऑन लिया गया, उसको पास किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा की आपने खुद ही बात कर दी। एक ऐसे देश से जिस पर जब हमला होता था सिर्फ डॉजियर देता था और सिर्फ देखता रह जाता था, उस देश ने पिछले 10 वर्षों में 3 बार यह दिखा दिया कि हमें अगर आंखें दिखाओगे तो तुम्हें भारी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मृत्युंजय जी, मैं बहुत जल्दी से चंद्रमोहन जी के पास जाऊं, उससे पहले 20 सेकंड में एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों ने अकाउंटेबिलिटी तय करवाई और उसी का ही नतीजा देख भी रही है, देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। लेकिन विश्वास की जब बात होती है तो कई बार कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने कई बार एक सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि दिखाई, कई बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो तस्वीरें आई, उस विश्वास ने भी बीजेपी को ही ठग लिया? अभी भी क्या वो जो तस्वीर है विश्वास वाली, सबका विश्वास, उस चीज को समझने में कहीं बीजेपी चूक तो नहीं कर रही है? बहुत क्लियर स्टैंड रहा हमारा, आपको अभी का नहीं, हमेशा से है
कि जो सही होगा वो करेंगे, वोटों के लिए कुछ नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट नहीं करेंगे। तो कोई हमें वोट देता हो या ना देता हो, अगर ट्रिपल तलाक सामाजिक दुराचार है तो उसे हटाएंगे। हम शाह बानो की तरह कोर्ट का जजमेंट पलटने के लिए लॉ लेके नहीं आएंगे, ये बहुत क्लियर है। अब इससे कितना हमें फायदा हो रहा है नहीं हो रहा नहीं पता हमें, यूसीसी हम लेके आएंगे क्योंकि वो सही है, क्लैरिटी है। ठीक है, क्लैरिटी बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, कम से कम लक्ष्य और उद्देश्य जो तय किए जा रहे हैं वो निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास भी जारी है, और अगर प्रयास है तो ये 11 साल है। आप लोग 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, जनता आप पर भरोसा नहीं दिखा पाई, कम बैक नहीं कर पाए आप अभी, तो फिर ऐसे में मोदी या मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करना। चंद्रमोहन जी, 11 साल में हम कमबैक नहीं कर पाए, लेकिन 11 साल तक जिसने जो कमबैक कर चुकी है पार्टी, उसको कितने साल देश की जनता ने कमबैक नहीं करने दिया, और 2 की गिनती से कितनी बार सत्ता से बाहर रखा, और कितनी बार सत्ता के लिए उनके पास नेता और ऑपोजिशन भी नहीं था। ये प्रश्न नहीं है लावनी जी कि जीत कब हो और हार कब हो। प्रश्न का जवाब इस तरह से नहीं है। जवाब ये है कि 11 साल के अंदर जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो किन मुद्दों को लेके आई थी, फिर 19 में आई थी तो किन मुद्दों को लेके आई थी, 24 में आई थी तो किन मुद्दों को लेके आई थी, और कितनी आपने घोषणाएं करी और कितनी को पास करवाया। मेरे अंदाजे से देखा जाए तो 960 घोषणाएं आपने करी इन 3 टर्म में, जिसमें 87% धरातल पर है ही नहीं, उनका कोई अता पता नहीं, क्योंकि जुमले की तरह आई और जुमले की बाइकआउट करती चलेगी। ठीक वैसे ही भाजपा के 11 साल सिर्फ जुमला, झूठ, प्रचार और प्रसार, भाजपा सरकार बिल्कुल बेकार। ठीक उसी तरह से जैसे आज मैंने एक नारा गढ़ दिया, नारा गढ़ने के अंदर इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त है। अभी मेरे मित्र ने बोला परिवारवाद की निधि, आपको अभी तक 14 के अंदर परिवारवाद का नारा लगाया था, देश की जनता ने सत्ता दी थी, लेकिन उसके बाद आपकी पार्टी के अंदर कितना परिवारवाद पैदा हुआ उस पर आप बात नहीं करते, लेकिन प्रश्न 10 साल में आपके कामों का है। अभी फिर उसके बाद आपने बोला सही होगा गलत होगा, वही जो कुछ हमने किया वोट के लिए नहीं किया। वोट भी मांगे आपने पुलवामा पे, जब देश के शहीद हो गए 80 जवान, तो देश के प्रधानमंत्री ने उसी के ऊपर मेरा पहला देश का वोटर आज वोट देगा। अब प्रश्न यह है कि काला तो आप तो ऐसा कह के फिर वोटर्स पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं चंद्रमोहन जी, मैं ऐसे कहकर तो फिर आप लोग देश की जनता पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। भरोसा दिखा रही है ना जनता बीजेपी पर, अगर आप लोगों की बातों पर विश्वास होता तो भरोसा आप पर दिखाया गया होता, लेकिन जनता तो बार बार मोदी के चेहरे पर भरोसा दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो है ना। बिल्कुल नहीं, हम ये जनता पे बिल्कुल प्रेशर नहीं करे, जनता जनार्दन है, किसी को भी देगी। मैंने बोला ना कि अगर 70 साल के शासन काल के अंदर 55 साल के अंदर कांग्रेस को जनता ने दिया तो इनकी भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी थी। तो 11 साल में इतराने की जरूरत नहीं है, बात विषयों की है। देश के ऊपर आज कर्जा कितना है, जो कर्जा 12 प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सके उससे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री कर गए। देश के अंदर आज बेरोजगारी किस कगार के ऊपर है, देश के जीडीपी ग्रोथ कितनी स्लो भाग रही है, देश के अंदर जो सर चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हम लोग, और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो जर्मनी को हम पीछे पहले ही छोड़ चुके हैं, तीसरे नंबर पर हैं ट्रिपल पी पे, चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। देखिए आप लोगों का सवाल पूछना आपका अधिकार है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन जब विपक्ष गैर जिम्मेदारा बयान देने लगे, जब सवाल ऐसे होने लगे जो मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर आ जाए, तो फिर तो जनता आपको नकारेगी। फिर 11 साल क्या साहब, फिर तो सालों साल फिर उधर ही भरोसा जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग अपने बयानों से ही अपने लिए गड्ढा खोल देते हैं। आप लोगों ने ही मोदी को पता नहीं क्या कहा था, मौत का सौदागर, चाय वाला, और भी ऐसे शब्द जो मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहती, लेकिन क्या हुआ नतीजा? देखिए, देश की प्रधानमंत्री लावनी होती तो हम तो लावनी जी के लिए भी प्रश्न खड़ा करते, तो हमारी मोदी जी से कोई पर्सनल वो नहीं है। देश के प्रधानमंत्री प्रश्न खड़ा कीजिए, लेकिन मोदी पर प्रश्न खड़ा करते करते देश पर प्रश्न खड़ा कर देना। आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए जल्दी से, अशोक जी इंतजार कर रहे हैं। गौरव है देश के, मैं दे रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री है, गौरव है देश के, हमारे लिए भी गौरव है, लेकिन हम गौरव तब खुशी से कहते हैं जब देश के अंदर 2014 में जिन बातों को लेकर उन्होंने देश की जनता से सरकार मांगी थी, 19-24 के बाद आज वो 45 की बात ना करते। हम गौरव तब कहते जब देश के अंदर आपके रहते हुए जिस नोटबंदी को करा तो 52 आतंकवादी हमले देश के हुए, 36 जवान शहीद हुए, 53 जवान घायल हुए, 56 नागरिकों की मौत हुई, 88 से ज्यादा हादसे हुए, तो फिर देश सुरक्षित क्या हुआ?
अरे नोटबंदी कर दी का आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी का कालाधन रुक जाएगा। नोट आपके ही भगे हुए भगोड़े आप ही का नाम लेकर, आप ही के वित्त मंत्री जो स्वर्गीय हो गए हैं उनका नाम लेकर जी जवाब दीजिए जल्दी से। और आप ही के राज्यसभा सांसद कहते हैं कि आपकी नाकामी के 11 साल। कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी। तो क्या आपने पार्टी से निकाल दिया उन्हें? लावनी जी, अगर इनके पार्टी के नेताओं की बात करने लगे शशि थरूर और सलमान खुर्शीद का, तो बुरा लग जाएगा, क्योंकि उस पर नहीं जाते हैं। आप देख लीजिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहीं पे है कि अगर काउंटर करना भी है गवर्नमेंट को और सवाल पूछना भी है तो डेटा नहीं पता होता है। अब बात कर देंगे जीडीपी ग्रोथ की। अब इनको पता ही नहीं जीडीपी ग्रोथ में इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, तो अपना ही मजाक। तो अब ये सब छोड़ दीजिए, सब तो कुछ भी नारा वाना करते रहेंगे तो ऐसे जिंदगी भर नारा ही करते रह जाएंगे। तो अगर ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा है। अगर डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो इंडिया 31वें पे आता है। जितने मेजर इकोनॉमी से उससे अच्छा डेट टू जीडीपी का जो कर्ज की बात करे थे उसका रेशियो। ये सुरक्षा की लोग बात करेंगे और ये पुलवामा अटैक पे ये बोल रहे हैं वोट मांगने की, इनको जानकारी नहीं होगी। बता देता हूं, 1971 के बाद इंदिरा गांधी ने 8 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया था। क्या कह के कि ये कह के कि सेंटिमेंट बहुत अच्छा है और 1971 के वॉर के नाम पे हम चुनाव जीत सकते हैं। और उसके बाद वो इलेक्शन में गई और सबसे 1971 के चुनाव के नाम पर उन्होंने वोट मांगा। इनको जानकारी नहीं हो तो जानकारी होनी चाहिए। और राष्ट्रीय सुरक्षा की जब ये बात करते हैं कि ऐसी सरकार जिसने 50 बम अटैक होने के बाद सिर्फ और सिर्फ डॉजियर दिए, उसको मेरे ख्याल से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है ऐसी सरकार से जिसने 3 वर्ष। एक बात तो तय है, एक बात तो तय है। अशोक जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, एक बात तो तय है, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, जनता विश्वास पर भरोसा करती है। जनता जब अकाउंटेबिलिटी तय होने लगती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगती है सरकार, तो उसको मायने देती है। और क्या इन 11 सालों में जनता ने वही किया? आप लोग भी संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, पता नहीं कितनी बार ये बोला गया, लेकिन जितनी बार आप लोगों ने संविधान को खतरे में डाला उतनी बार ही जनता ने मोदी सरकार को चुन लिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो राष्ट्रवाद का नैरेटिव था, जो सचमुच दबा हुआ था, उसे आप समझ नहीं पाए? और ये 11 साल जो मोदी सरकार के बीते, उन लोगों ने उस मुद्दे को पकड़ लिया, वो अलग जगह कर रखी है, और यही वजह है कि बार बार उनका झंडा आगे बुलंद हो जाता है। अशोक यादव जी, हिंदुस्तान की जनता बड़ी भावुक जनता है, बहुत इमोशनल जनता है। और मोदी सरकार की या भाजपा की कलाकारी ये है कि जनता की इमोशन से खेलने का इनको तरीका पता है। जनता की इमोशन से खेल के जनता को विफुल करने का तरीका इनको पता है। ये राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर जनता की भावनाओं से खेलते हैं और अपनी सत्ता को पकड़ और मजबूत बनाते हैं। अभी यहाँ पर भाजपा के साथी ने कहा, इकोनॉमी की बात कर दिया, आपने भी कहा देश हमारे वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बन गया। तो ये सरकार को घोषणा कर देना चाहिए ऑफिशियली कि हमारा देश चौथी इकोनॉमी बन गया। एक नीति आयोग के सीईओ क्यों कर रहे हैं घोषणा और उसके बाद सरकार चुप है, सरकार बोली नहीं रही कुछ। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम एक पल को मान भी ले लावनी जी कि देश की हमारी इकोनॉमी चौथे नंबर पे हो गई, तो क्या हमारा जो पर कैपिटा इनकम है ये भी चौथे नंबर पे है? क्योंकि पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय ही उस देश की असली आय होती है। जो हमारे आपके जेब की जो आय है, इनकम है, वही उसकी पर कैपिटा इनकम, वही देश की असली आय है। तो सवाल ये उठता है, 194 देशों में 143वें नंबर पे हम आते हैं पर कैपिटा इनकम में, और बात हो रही कि हमारा देश चौथी इकोनॉमी पे आ गया। तो क्या आंकड़े की बाजीगरी है? इस सरकार की आंकड़ों की बाजीगरी कमाल की। पावर पैरिटी की बात भी तो मैंने अशोक जी आपसे की थी ना, अभी थोड़ी देर पहले बोला, आप लोग पर कैपिटा इनकम पर डटे हुए हैं, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी की भी तो बात कर लिए ना। उसमें भी तो ये कहा जा रहा है ना कि जर्मनी आज तीसरे नंबर पर है अर्थव्यवस्था के मामले में, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में तो भारत तीसरे नंबर पर है। तो फिर हम इसका जिक्र क्यों नहीं करते? लावनी जी, मैं सीधी बात जानता हूं कि अगर हमारा देश, अगर हमारा घर, सिंपल इकोनॉमी बता रहा हूं मैं, मेरे घर की इनकम पूरे जिले में चौथे नंबर पे है और मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो दोनों चीजें एक दूसरे से कैसे तालमेल कर सकती? लावनी जी, हमारे देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पे है पूरे विश्व में, और हमारे देश की जनता 143वें नंबर पे गरीब है। अशोक जी, इतनी दिक्कत थी तो एक बटन ही तो दबाना था, एक बटन ही तो दबाना था, बदल देते बटन दबा के, लेकिन जनता ने फिर से भरोसा उन्हीं पर दिखा दिया। ये भी तो देखिए ना, जनता बार बार भरोसा क्यों जता रही है? बात आंकड़ों पे हो रही थी, आप जनता पे चली गई, आंकड़ों बात कर लेते, जनता पर भी बात करेंगे। आंकड़े जनता के लिए तो होते हैं ना, इसीलिए तो आप लोग आंकड़ों के बाजीगर बन जाते हैं, जनता के सामने तो आंकड़े रख रहे हैं। तभी मैंने भी आपको याद दिला दिया। मैं बता रहा हूँ, देखिए, जापान की पर कैपिटा इनकम $43,000 है और भारत की जानती कितना? 2,873 रुपए हमारी पर कैपिटा इनकम है। जापान की $43,000।
ये हमारा जापान का अंतर है। ये मोदी सरकार कैसे देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलती है, कैसे झूठ के आंकड़े परोसती है, कैसे झूठा रिपोर्ट कार्ड देश के सामने प्रस्तुत करती है, ये तो सबको पता है। हम लोग एक्सपोज करना चाहते हैं और एक्सपोज करते भी रहते हैं, जनता जानती है इस बात को। और दूसरी बात, 11 साल पूरे हो गए, ठीक है, अच्छी बात है 11 साल पूरे हो गए, लेकिन 11 साल में हमारे किसानों की, हमारे नौजवानों की उम्मीदें नहीं पूरी हुई। मोदी सरकार की उम्मीदें जो थी सत्ता से चिपके रहने की, वो उम्मीदें तो इनकी पूरी हो गई, लेकिन किसानों की जो 2022 तक उनकी आय दुगुनी होने की उम्मीद नहीं तो पूरी हुई। सत्ता से वो खुद थोड़ी चिपके रहे। जिन किसानों की, जिन युवाओं की आपने बात करी, तो उन्होंने भी तो बटन दबाया होगा ना। हरियाणा में क्या हुआ, आप लोग किस तरह से कहते हैं, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार चली। मैं बार बार जो पूछना चाह रही हूँ, आप लोग उससे भटक रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि वो भरोसा क्यों कायम है, इस क्यों का जवाब आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मान लेते हैं, बावजूद उसके अगर जनता चुनती है, अगर वो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, तो उसके पीछे भी तो कुछ क्यों रहा होगा ना। बहरहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त इस वक्त हो चुका है। तनुज जी आप इंतजार करें, लेकिन मैं इसलिए आपको आखिर में लेकर आ रही हूं क्योंकि आपने तीनों पॉलिटिकल पार्टीज को सुन लिया और इसके बाद आपकी जो प्रतिक्रिया आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो 11 साल हो गए मोदी सरकार को और ये बेमिसाल रहे या नहीं रहे, इसी पर हो रही है चर्चा। बीजेपी दम भर रही है कि 11 साल बेमिसाल रहे हैं, विपक्ष बहुत सवाल खड़ा कर रहा है। तनुज दीक्षित जी, आपने सभी को सुन लिया, आप बताइए किसकी बातों पर भरोसा कर लिया जाए। अरे जिस तरीके से अभी हमने पैनलिस्ट को यहाँ पर सुना और जो बातें हमने गंभीरता से उन्होंने रखी, उसमें आज बात होती है जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। और अगर हम इस पे बात करें तो इस किसी भी देश को सशक्त बनाना, मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होता है कि उस देश के गरीबी रेशियो को कम करना। वो शायद जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ से भी बढ़ करके है। अगर हम बात करें 2011-12 में, तो इस देश में लगभग 27% से अधिक जो है गरीबी दर थी इस देश की, भारत की हम बात कर रहे हैं। और आज गरीबी दर लगभग 2024 में महज 5% के आसपास पहुंच गई है। लगभग 22% के आसपास गरीबी दर में कमी आई है। अगर हम बात करें तो जो पिछली सरकारें थी वो जातिगत वोट बैंक का आधार मुख्य रूप से मानती थी, लेकिन आज देश के जो स्कीमें आती हैं, जो भी लाभ आते हैं, वो पूरे देशवासियों को, समस्त सरकार बिना कोई जात पात, जातिगत रूप से लाभ देते हैं, समस्त लोगों को देती है, समस्त देशवासियों को देती है। और मैं एक बड़ी बात करता हूं, विश्व बैंक के अनुसार ये डाटा है जो हमने गरीबी रेशियो की बात करी। साथ ही साथ हम बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो इस देश में पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, धनजन योजना और खास करके स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान योजना जैसी सरकार की पहल ना पहले कभी थी, ना कोई सरकार लेकर के कभी आई थी। और ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं में जिनसे हम बात करें कि जिस तरीके से बैंकिंग, डिजिटलाइजेशन और भी बहुत कुछ, अगर हम बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान ने इस देश के गांव-गांव के कोने-कोने तक शौचालय का निर्माण किया। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की जो सोच थी, उसने स्वच्छता में, क्योंकि मैं भी लावनी जी इंदौर शहर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर 7 बार लगातार बना। निश्चित रूप से ये जो एक लोगों के अंदर जागरूकता, लोगों को का जो सरकार से जोड़ना, और जिस तरीके से देखिए स्वास्थ्य भी बहुत प्रमुख है देश की तरक्की के लिए, लोगों की तरक्की के लिए। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो विशेष पहल रही इतनी लंबी 11 सालों के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक सशक्त भारत, मजबूत भारत का निर्माण करती हुई ही आगे बढ़ी। यानी आपने कहा कि परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट रही और इस परफॉर्मेंस को समझते हुए ही जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुना। लेकिन मृत्युंजय जी, जिस तरह से विपक्ष बार बार ये सवाल खड़ा करता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जिसमें आपने भावनाओं को सर्वोच्चता दे दी और उन भावनाओं के आधार पर वोट बटोरने का प्रयास किया गया, ये जो आरोप आप पर लगते हैं, क्या ये आरोप आप लोगों के लिए चुनौती है आगे आने वाले समय के लिए भी क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले चंद्रमोहन जी एक पोस्टर भी दिखा रहे थे और वो सवालों की झड़ी लिए हुआ था। नहीं, सबसे पहले तो लावनी जी देख लीजिए, इनफैक्ट हमारे साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के उन्होंने कुछ डेटा कोट किया, मैं डेटा को करेक्ट कर दूं। जो हमारा पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में वर्ल्ड रैंक है, वो 2014 में आप देखेंगे तो 169 था, और अगर अभी आप देखेंगे तो 136 है। तो ये भी देख लिया कीजिए कहां थे और कहां आए हैं। आज आप जो $2800 प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, वो 2014 में $1400 प्रति व्यक्ति था, तो हम दोगुने हो चुके हैं। तो डेटा को ऐसे सेलेक्टिवली कोट करके आप अपने पार्टी के अंदर किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, इन डिबेट्स पे भी नहीं बना सकते हैं, इनफ डेटा रहता है हमारे पास। अब आते हैं भावनाओं की बात पे लावनी जी। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो विकास के मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो सोशियो कल्चरल मुद्दे होते हैं। हमारी पार्टी
एक बहुत स्टेटेड प्रिंसिपल है कल्चरल नेशनलिज्म का। हम मानते हैं कि अगर हमारे देश का जो कल्चरल इतिहास है उस पे हमें गर्व नहीं होगा, उसका हमें ज्ञान नहीं होगा, तो हम एक देश के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर स्टैंड भी नहीं कर पाएंगे विश्व पटल पर। जो भी आज देश के सबसे डेवलप्ड नेशंस है उनका एक प्राइड होता है अपना हिस्ट्री और कल्चर में, और उसको बहुत सिस्टमैटिकली इरेज कर दिया गया था लावनी जी पिछले 70 वर्षों में। वो चाहे हम स्कूल के करिकुलम के तौर पर, चाहे जो भी हिस्टोरियंस थे उनके तौर पर, या सरकार के तौर पर। आप देख लीजिए, बहुत इनफैक्ट एग्जांपल्स देख लीजिए, भारत रत्न किसे दिया जाता था, वो कितने सेलेक्टिव थे। हमारे प्रधानमंत्रियों ने खुद को भारत रत्न दिलवा दिया, सोच लीजिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्रियों ने अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिलाने का कभी नहीं सोचा। इसी कांग्रेस के पिछले 10 वर्षों की सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव को कभी भारत रत्न देने का नहीं सोचा, चौधरी चरण सिंह को नहीं सोचा, कर्पूरी ठाकुर को नहीं सोचा। इन सबको भारत रत्न किसने दिलवाया? हमने दिलवाया। इन्होंने तो सोचिए सरदार पटेल तक की जो लेगेसी थी उसको खत्म करने की लोगों ने कोशिश की, क्योंकि इनका बहुत क्लियर इंटेंशन है कि एक परिवार और परिवार के लोग, सिर्फ गांधी परिवार के लोगों के नाम पर इसका जवाब मैं चंद्रमोहन जी से लूं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मृत्युंजय जी, आपने कल्चरल नेशनलिज्म की बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों ने इसको बेस बनाया, लेकिन आपने कभी सोचा कि इस कल्चरल नेशनलिज्म को कौन लोग ज्यादा वो नुकसानदायक हो रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप लोगों ने घुसपैठियों को लेकर यहाँ पर जनता का आंदोलन छेड़ना पड़ा है। अगर आप सीए और एनआरसी को लेकर देखें तो अभी तक बंगाल में जो स्थिति है, हम लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ, क्यों अभी तक ये घुसपैठियों का जो की परिस्थिति है वो खत्म नहीं हो पा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कितनी बातें हो चुकी हैं, वो अभी तक नहीं आ पाई। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सिर्फ सेलेक्टिव चीजें लेकर चल रहे हैं? जो मैंने पहले कहा था कि आप अभी भी कहीं ना कहीं से सबका विश्वास, इस चक्कर में आप सॉफ्ट हो जाते हैं और वो देश के लिए मुश्किलों भरा हो जाता है। इस पर भी तो आपको सोचना होगा। नहीं लावनी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं फैक्चुअली उसको आंसर करना चाहूंगा। आप देख लीजिए, देश में सीए और एनआरसी सबसे पहले लेके कौन आया? हम लेके आए। लेकिन उसके विरुद्ध जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया और जिस प्रकार को सड़कों को जाम करके एनआरसी के विरुद्ध एक रोष चलाया गया, वो सबने देखा। मैं आता हूं बॉर्डर सिक्योरिटी पे और घुसपैठ पे। आपको पता है, बांग्लादेश के साथ हमारा करीब 2500 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जो कंप्लीटली अनफेंस था हमारी सरकार के पहले। कुछ किलोमीटर मुश्किल से फेंस थे। हमारी सरकार ने पूरे बॉर्डर को फेंस किया। अभी जो बॉर्डर बचा हुआ है उसमें से कुछ 300 किलोमीटर बॉर्डर है जो अनफेंसिबल है, क्योंकि वहां पे वैसे ज्योग्राफिक फीचर्स है। और अमित शाह जी का भी कुछ महीनों पहले जब सिटीजनशिप का बिल आया था लोकसभा में, उनका स्टेटमेंट है कि जो 500 किलोमीटर फेंस किया जा सकता है और जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं वो बंगाल का बॉर्डर है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 7 बार मीटिंग करने के बावजूद और 10 बार केंद्रीय सेक्रेटरी के द्वारा बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे जाने के बावजूद बंगाल की सरकार वहां पे फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है। 10 बार मीटिंग करने के बाद लावनी जी, और उन्होंने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि जब भी वहां फेंसिंग का काम शुरू किया जाता है, टीएमसी के कार्यकर्ता और गुंडे वहां पे आते हैं और फेंसिंग का काम नहीं करने देते हैं। तो सोचिए, जब पार्टियां इस प्रकार से वोट बैंक के लिए फेंस नहीं करने दो बॉर्डर को, तो आप केंद्र को फिर इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो आपने लिस्ट गिनवाई थी कि अभी इतने काम नहीं हो पाए हैं, तो उन कामों के नहीं होने के पीछे भी कुछ आधार हैं। जैसा कि अभी एक एग्जाम्पल ही सामने आ गया, अगर स्टेट गवर्नमेंट साथ नहीं चलेगी तो फिर कैसे उन बड़े बड़े मुद्दों पर पार पा पाएगा भारत? तो सवाल करने से पहले एक बार को अपने तरफ भी देख लेना चाहिए विपक्षी पार्टियों को कि वो कितना साथ दे रही हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए, मेरे मित्र ने भी बहुत सारी बातें करी, कुछ आंकड़े भी दिए, मैं वही आंकड़ों पे भी जाता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 11 साल की सरकार ने कितनी नौकरियां दोस्त को दी, ये प्रश्न खड़ा होता है। उसके साथ फिर आता है प्रश्न कि आपने नोटबंदी करी थी रात के 8 बजे आके, उससे आपने बड़े बड़े वादे करे थे कि ये वादे होंगे, उससे क्या मिला? पुलवामा, पहलगाम। और उसके बाद शिक्षा के ऊपर आपने क्या, विज्ञान और तकनीक के ऊपर आपका क्या विचार रहा? जिस भ्रष्टाचार की नाव के ऊपर आप बैठ के आए थे, भ्रष्टाचार के लिए कहते थे, आज उस भ्रष्टाचार में तो आप ही के भगोड़े संसद में आप ही के वित्त मंत्री का नाम लेकर चले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते। जिस स्मार्ट सिटी की बात करते हैं उसकी आपने क्या पढ़ते? और एक छोटे बहुत चले हैं आंखों वाले गणपति, आपको शायद मृत्युंजय जी पता नहीं है कि उसका बाइकाट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जो देश के अंदर जो स्टार्टअप इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई है, उसका भी सारा सामान चाइना से खरीदा है। और आज की डेट में उसी का विरोध करते करते 90 से 95% आयात चाइना से हो रहा है। ये आपका दम है। उसके बाद मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की तो आप बात ही छोड़ दें, कितना मेक इन डिजिटल इंडिया रहा कि आज देश के प्रधानमंत्री ये तो कहते हैं जब 2014 में आए थे, किसके विरोध पे आए थे? चाइना को विरोध करने के ऊपर, चाइना के माल को। और आज चाइना के लिए बात करते समय कहीं ना कहीं डर जाते हैं। और सबसे ज्यादा आपने रियायत किसको दी?
व्यापारियों को। गरीबों के नाम पे राइट के ऊपर आपके पास है क्या? कुछ भी नहीं। देश के अंदर बढ़ती आबादी पे आप चुप है। गोरक्षक के नाम पर जो गुंडा तत्व के ऊपर देश के प्रधानमंत्री बोले थे, उसके ऊपर जो आज भी हो रहा है, उसके ऊपर आपकी जबान बिल्कुल नहीं निकलती है, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो बीफ का आप ही के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न कहां खड़ा होता है कि आप 3 बार के अंदर 11 बार की सरकार जब आपकी आ जाए, तो सबसे पहले देश का व्यक्ति ये कहता है कि मुझको मेरे आय और मेरी इनकम कमाकर मुझे रोजगार मिले। उसके लिए तो आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आरक्षित कर दिया आपने। वो और जो देश की जनता को 55 साल में कांग्रेस ने उससे ऊपर ला के रखा था, आपने 80 करोड़ को नीचे कर दिया। ठीक उसी देश की जनता का जो व्यक्ति, जो बच्चा आज रोजगार मांगने के लिए आता है, उसके पास आपको तो नीति आयोग के डाटे ही नहीं है। एक डाटे की आप बहुत बात कर रहे थे, मैं बता देता हूं आपको। केवल 2024 के अंदर 12,717 स्टार्टअप ऑफ इंडिया बंद हो चुके हैं आपके कारण, आप ही के कारण, आपकी सरकार के। जो 21वें प्रोजेक्ट के अंदर $38 बिलियन की फंडिंग उपलब्धि वो घटकर आज 14.4 रह गई है। सर, इस पे आप जवाब दे पाएंगे? ठीक है सर, लेकिन आप मृत्युंजय जी से इसका जवाब ले लीजिएगा। लेकिन चंद्रमोहन जी ठीक है, अभी बहुत सारे, क्योंकि ये चर्चा अगर मैं 24 घंटे के लिए भी चलाऊं तो ये चर्चा भी खत्म नहीं होने वाली। समय मुझे अनुमति थोड़ा जल्दी अब करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आप जब सवाल खड़ा कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चीन को तो फिर चंदा तो कांग्रेस पार्टी भी लेती है ना, फिर रोक दीजिए ना। आप उनको अगर कर रहे हैं सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाएगा, रुक जाइए, चीन से मत लीजिए चंदा, चलाइए कांग्रेस को ऐसे ही। दूसरा, आप कहते हैं कि रोजगार दे दिया। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार आ गई, बावजूद उसके वहां पर युवा बाहर निकल कर आंदोलन करते हैं। वहां पर किस तरीके से जो वहां के थोक व्यापारी है बाहर निकलते हैं, आपकी सरकार को ही कोस रहे हैं। तो साहब, इसका आकलन करना भी तो जरूरी है ना। आप ये भी देखिए ना कि पूरे भारत में आप कितने राज्यों में हैं, कितने राज्यों में थे और कितने राज्यों में आ गए। तो ये तमाम भी तो मुद्दे होने चाहिए ना, जिसका विपक्ष थोड़ा सा आकलन और विश्लेषण कर ले, तो मुझे लगता है कि बीजेपी से सवाल करना ज्यादा उचित हो जाएगा। अशोक जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, देखिए नैरेटिव की बात मैंने सबसे पहले कही थी। क्या आपको लगता है कि एक जो मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, मास्टर कार्ड कहा जाएगा बीजेपी के लिए, वो रहा नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद की जो भावना है, राष्ट्र सर्वोपरि की जो भावना है, वो बीजेपी ने कम से कम जलाकर रखी, और उसी का नतीजा है कि बार बार बीजेपी पर ज्यादा भरोसा हो जाता है और लोग बीजेपी को चुन लेते हैं। अशोक जी, देखिए लवनी जी, राष्ट्र सर्वोपरि बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट है। जैसे टीवी पे विज्ञापन आता है ना तमाम चीजों का, उसी तरह टीवी पे जैसे विज्ञापन आता है, उसी तरह राष्ट्र सर्वोपरि ये भारतीय जनता पार्टी का एक विज्ञापन है, एक एडवर्टाइजमेंट है। इनके लिए सत्ता सर्वोपरि है और सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। जैसे एक बड़े कोल्ड ड्रिंक ब्रांड का विज्ञापन आता है, नहीं तो सत्ता के लिए राष्ट्र की अगर बात हो रही है तो अच्छी बात है ना। राष्ट्र सर्वोपरि का अगर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो राष्ट्र तो सर्वोपरि होना चाहिए ना, राष्ट्रवाद तो सर्वोपरि होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि जिस तरह से विज्ञापन में भ्रामक चीजें दिखाई जाती हैं, तमाम जो है हमारे कोर्ट्स हो गए, हमारी कई बार अदालतें हैं उसमें फाइन लगाती हैं भ्रामक विज्ञापन दिखाने के लिए, इसी तरह भ्रामक विज्ञापन भाजपा दिखाती है। राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म के ऊपर बातें करते हैं, सब विज्ञापन इनका है, सब एडवर्टाइजमेंट है। इनके लिए सत्ता सर्वोपरि है, और सत्ता सर्वोपरि के लिए जो भी चीजें ये कर सकते हैं सब कुछ करते हैं। सत्ता सर्वोपरि किसके लिए? जल्दी से 20 सेकेंड सर। अनुज जी, सत्ता सर्वोपरि सर, अनम्यूट करेंगे क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 1 जुलाई 2015 से भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई, आप मान के चलिए जिस तरीके के आरोप, आज जिस तरह की बातें यहां पर विपक्ष के द्वारा उठाई जाती हैं इन मुद्दों में, कभी भी तर्क एक तात्विक मत नहीं दिखता है। वहीं डिजिटल इंडिया के आने के बाद से जो पेमेंट डिपार्टमेंट्स में नगद, चेक या डीडी के माध्यम से होते थे, आज वो डिजिटलाइजेशन ने उस गांव-गांव में, कम से कम करप्शन भी खत्म हुआ है इसके माध्यम से, ये हमें देखना होगा और तथ्यों पर ही आधारित तर्क होना चाहिए। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, समय इतनी अनुमति दे रहा है, बात तो बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि 11 सालों का पूरा लेखा जोखा है, लेकिन ये जो 11 साल है, ये 11 साल यहाँ आकर ठहर नहीं गए हैं। ये तो मिशन है जिसको आगे ले जाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसमें तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन मोदी सरकार का ये कहना है कि चुनौतियों को चुनौती देने का रास्ता चुना गया है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले ही ये बातें कही है। तो चुनौतियों को चुनौती देने का रास्ता अख्तियार करते हुए, उस पर चलते हुए, उस अग्निपथ पर चलते हुए विश्व गुरु की जो तस्वीर है भारत को लेकर, उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। यही प्रण, यही संकल्प है 11 सालों का, जो आगे भी जारी रहेगा। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।